हेलो बच्चों, रिदम कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आपको पिछली रिवीजन वीडियो समझ में आई होगी। तो आज हम रिवीजन करेंगे जैव विभिन्नता। जीवों की विभिन्नता जैव विभिन्नता कहलाती है। धरती पर कोई एलियन आ जाए, यानी धरती पर अगर कोई एलियन आ जाए तो वो क्या होगा? अचंभित होगा। और वो क्यों अचंभित होगा? जैव विभिन्नता को देखकर। पृथ्वी पर 3 लाख भृंग की जातियाँ पाई जाती हैं, 28,000 मछलियों की जातियाँ पाई जाती हैं और 20,000 पक्षियों की जातियाँ पाई जाती हैं और 20,000 आर्किड की जातियाँ पाई जाती हैं। जैव विभिन्नता किसने दी थी? एडवर्ड विल्सन ने दी थी। जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नता जैव विभिन्नता कहलाती है। छोटे अणु से लेकर वृहद अणु आदि में पाई जाने वाली विभिन्नता जैव विभिन्नता कहलाती है। अब हम जानेंगे जैव विभिन्नता के स्तर। आनुवांशिक विभिन्नता, जेनेटिक डाइवर्सिटी, जातीय विभिन्नता, स्पीशीज डाइवर्सिटी, पारिस्थितिकी विभिन्नता, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। सब आनुवांशिक विभिन्नता, जीवों के जीनों में पाई जाने वाली विभिन्नता आनुवांशिक विभिन्नता कहलाती है। जैसे राउवोल्फिया वोमेटोरिया की आनुवांशिक विभिन्नता हिमालय की पहाड़ियों में अलग अलग होती है, अर्थात इससे रेसनपीन नामक क्या निकलता है? रसायन निकलता है, जिसका विभव यानी क्षमता व सांद्रता वितरण के अनुसार बदलता रहता है। भारत में 50,000 से अधिक धान की किस्में व 1,000 से अधिक आम की किस्में की आनुवांशिक विभिन्नता पाई जाती है। अब हम बात करेंगे दूसरे स्तर की, जो कि जातीय विभिन्नता है। जातियों में होने वाली विभिन्नता जातीय विभिन्नता कहलाती है। जैसे पश्चिमी घाट में उभयचर की संख्या ज़्यादा होती है पूर्वी घाट की अपेक्षा। अब यहाँ पर उभयचर की संख्या ज़्यादा क्यों होती है? क्योंकि पश्चिमी घाट में ज़्यादा वर्षा होती है, तो वहाँ नदी भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। और उभयचर क्या होते हैं? शुद्ध पानी में निवास करते हैं। अब हम बात करेंगे तीसरे स्तर की, पारिस्थितिकी विभिन्नता। अलग अलग प्रकार के पारितंत्र में होने वाली विभिन्नता पारिस्थितिकी विभिन्नता कहलाती है। जैसे रेगिस्तान व पर्वत में पाई जाने वाली विभिन्नता। रेगिस्तान एक अलग पारितंत्र होता है और पर्वत एक अलग पारितंत्र होता है, तो इसमें जैव विभिन्नता भी क्या होगी? अलग अलग होगी। भारत में जैव विभिन्नता अधिक पाई जाती है स्कैंडिनेवियाई देश की अपेक्षा, क्योंकि भारत में मरुस्थल और कटिबंधीय वन, घास और प्रवाल भित्ति आदि प्रमुख पारितंत्र पाए जाते हैं। यहाँ हम पूरे अध्याय में किसकी बात करेंगे? जातीय विभिन्नता की बात करेंगे। खोजी गई जातीय विभिन्नता, यानी जो ज्ञात जातीय विभिन्नता है वो कितनी है? 1.5 मिलियन से अधिक है। 1.5 मिलियन से अधिक जाति कौन कौन सी? ज्ञात और अज्ञात, जिसका अनुमान क्या लगाया गया है? 20 से 25 मिलियन जातियाँ होती हैं। कई सारे वैज्ञानिकों ने अपना अनुमान लगाया, वहाँ अनुमान सटीक नहीं था, क्योंकि अनुमान लगाने के लिए निम्न बातों का या फिर निम्न तथ्यों का क्या होना आवश्यक होता है। यार मैं तो कुछ बोल ही नहीं पा रही। कई सारे वैज्ञानिकों ने अपना अनुमान लगाया। अनुमान लगाने के लिए निम्न तथ्यों का होना आवश्यक होता है। अरे यार, फिर से वीडियो गलत बनेगी। कई सारे वैज्ञानिकों ने अपना अनुमान लगाया, अनुमान सटीक नहीं था, क्योंकि अनुमान लगाने के लिए निम्न बातों का होना आवश्यक होता है। शीतोष्ण क्षेत्रों में जातियों की संख्या लगभग खोज ली गई है, अर्थात उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में बहुत सारी जातियों की खोज करना क्या है? अभी बाकी है, क्योंकि वहाँ घने वन होते हैं। उष्णकटिबंधीय वाले क्षेत्रों में जातियों की संख्या अधिक होनी चाहिए। जंतुओं की जातियाँ सबसे अधिक होनी चाहिए। इसके अनुसार रॉबर्ट मे ने कुल जातियों की संख्या कितनी बताई? 7 मिलियन बताई। ICUN इंटरनेशनल कंजर्वेशन फॉर यूनियन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, यह एक संस्था है जिसमें जैव विभिन्नता का पता लगाती है तथा ज्ञात और लुप्त हुई जातियों का क्या बनाए रखती है? डेटा बनाए रखती है। कुल ज्ञात जातियों की संख्या कितनी है? 1.5 मिलियन से अधिक, जिसमें से 70% जंतुओं की जातियाँ हैं और 22% पादपों की जातियाँ हैं और 8% जो अन्य जातियाँ हैं वो। जंतुओं में 7% जंतुओं की जातियाँ हैं, उसमें से 2 प्रकार की जातियाँ पाई जाती है, कशेरुकी की जातियाँ और अकशेरुकी की जातियाँ। अकशेरुकी की जातियाँ सबसे ज़्यादा कीट की जातियाँ पाई जाती है, फिर मोलस्का की, फिर क्रेस्टेशिया की पाई जाती है। अकशेरुकी की जातियों में सबसे पहले स्पीसीज की जातियाँ पाई जाती है सबसे अधिक, फिर रेप्टेलिया और पक्षी, और फिर उभयचर और मैमेलिया की पाई जाती है। 10 में से 7 स्पीसीज कीट की होती है।
पादपों में सबसे ज़्यादा जो जातियाँ पाई जाएंगी वो अनावर्तबीजी की पाई जाती हैं, फिर कवक की पाई जाती हैं, शैवाल की पाई जाती है, ब्रायोफाइटा में मोसेस आते हैं और टेरिडोफाइटा में फर्न आते हैं, और फिर लाइकेन की पाई जाएगी, और फिर जिम्नोस्पर्म की पाई जाएगी। जातीय विभिन्नता में हम जीवाणु की गणना नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि टैक्सोनॉमी की विधियाँ जीवाणु की गणना करने में सक्षम नहीं है। बहुत सारे परपोषी जीवाणुओं का संवर्धन नहीं किया जा सकता। थोड़े से ही रासायनिक परिवर्तन से जीवाणुओं की स्पीसीज क्या हो जाती है, बदल जाती हैं। भारत में 2.4 क्या है, स्थल है, और 8.1 क्या है, बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। भारत 12 बड़ी विभिन्नता वाले देशों में आता है, जिसमें से 40,000 से अधिक तो पादपों की जातियाँ हैं और 2 गुने से अधिक जंतुओं की जातियाँ हैं। रॉबर्ट मे के आकलन को सही माने तो भारत में जैव विभिन्नता 22% है, जिसमें से 10,000 से अधिक पादपों की जातियाँ हैं और 30,000 से अधिक जंतुओं की जातियाँ हैं। बायोडाइवर्सिटी देखनी पड़ेगी कि कहाँ कितनी है। इसके लिए हम जैव विभिन्नता के प्रतिरूप नामक टॉपिक पढ़ते हैं। अब जैव विभिन्नता के 2 प्रतिरूप हैं। पहला है अक्षांशीय प्रवणता और दूसरा है जातीय क्षेत्र संबंध। पहले हम बात करेंगे अक्षांशीय प्रवणता की, और अक्षांशीय प्रवणता में हम पक्षियों की जातियों को लेकर बात करते हैं। जैसे इक्वाडोर में सबसे ज़्यादा जातीय विभिन्नता पाई जाती है, और इक्वाडोर कहाँ पर है ये आप देख पा रहे होंगे। जैसे इक्वाडोर है, इक्वाडोर में क्या आता है, सूर्य का प्रकाश ज़्यादा आता है, तो इसमें क्या होगी, उत्पादकता भी ज़्यादा होगी, और उत्पादकता ज़्यादा होगी तो बायोडाइवर्सिटी भी ज़्यादा होगी। पक्षियों की जातियाँ, कोलंबिया में 1400 पक्षियों की जातियाँ पाई जाती है। न्यूयॉर्क में 41 डिग्री नॉर्थ पर क्या पाई जाती है, 105 पक्षियों की जातियाँ पाई जाती है। और ग्रीनलैंड में 71 डिग्री नॉर्थ पर कितनी जातियाँ पाई जाती है पक्षियों की, 56 जातियाँ पाई जाती है। यूएस से शीतोष्ण क्षेत्र में संवहनी पादप की जो बायोडाइवर्सिटी होती है वो कम होती है, लेकिन अगर हम इक्वाडोर में देखें तो 10 गुना ज़्यादा होती हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले वन, यहाँ पर क्या होता है, अमेज़न वन होता है, जिसमें बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा होती हैं, जिसमें अकशेरुकी की संख्या 1.25 लाख होती है, और पादपों की संख्या होती है 40,000, और मछलियों की संख्या होती है 3,000, और पक्षियों की संख्या होती है 1300, मैमेलिया की होती है 427, और उभयचर की भी होती है 427, और रेप्टेलिया की होती है 378। इक्वाडोर में जैव विभिन्नता अधिक क्यों है? कारण है क्योंकि वहाँ पर प्रकाश ज़्यादा होता है। बर्फ़ पिघलने से शीतोष्ण क्षेत्रों की जातियों की संख्या कम और ज़्यादा हो जाती है, लेकिन इक्वाडोर में हिमकरण से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यहाँ शीतोष्ण क्षेत्रों में मौसम परिवर्तन होते हैं, जिससे जैव विभिन्नता घटती है, जबकि इक्वाडोर में मौसम परिवर्तन नहीं होता और कम होता है। इक्वाडोर में सूर्य का प्रकाश सीधे आता है, जिससे बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, बढ़ती है, और उत्पादकता भी क्या होगी, बढ़ेगी। उत्पादकता बढ़ने से परोक्ष रूप से क्या होती है, बायोडाइवर्सिटी बढ़ती है। उत्पादकता बढ़ने से बायोडाइवर्सिटी बढ़ने पर उत्पादकता बढ़ती है, लेकिन उत्पादकता बढ़ने से डायरेक्ट रूप से क्या होती है, बढ़ती है। सीधे रूप से उत्पादकता बढ़ने पर बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, घटती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एल्गल ब्लूम। जाति क्षेत्र संबंध, अलेक्जेंडर वॉन हेलमोंट के अनुसार ये क्या थे, जर्मन वैज्ञानिक थे और प्राकृतिक और भौगोलिक वैज्ञानिक थे। इनका स्थान कौन सा था, दक्षिणी अमेरिका। इनके अनुसार क्षेत्र बढ़ने पर जातीय वृद्धि क्या होती है, बढ़ जाती है तथा एक समय स्थिर हो जाती है। इनके अनुसार इन्होंने क्या बताया था, अगर क्षेत्र बढ़ेगा तो जातियों में वृद्धि क्या होगी, बढ़ेगी, लेकिन वो एक समय के लिए ही बढ़ेगी और कुछ समय के लिए ही बढ़ेगी। जैसे एस समानुपाती ए, यानी स्पीसीज और एरिया, ये क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। एस का मतलब है स्पीसीज रिचनेस, जो कि जातीय वृद्धि होती है, और ए होता है क्षेत्र। और हमें पता है कि अगर समानुपाती का चिन्ह हटाना होता है तो कोई ना कोई नियतांक आता है, तो यहाँ पर नियतांक सी है, तो इसका पूरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, S = CA/Z²। Z यहाँ पर क्या है, रेखीय ढाल को बताता है। इन्होंने बताया कि अनावृत पादप और अलवणीय मछलियाँ, पक्षी, चमगादड़ की जातियों के मध्य व क्षेत्र के मध्य लगातार आयताकार अतिपरवलय क्या होता है, ग्राफ प्राप्त होता है। और अगर हम इस समीकरण का लॉग लेंगे तो log S = log C + 2 log A हो जाएगा। Z का साधारण मान क्या होता है, 0.1
से 0.2 होता है, चाहे ब्रिटिश के पादप हो, न्यूयॉर्क के पक्षी हो या कैलिफोर्निया के मोलस्का हो। और इसमें क्या होगा, लघु गुणांक पैमाने पर सीधी तिरछी रेखा दिखाई देती है अगर z का मान 0.1 से 0.2 हो तो, और z का मान 0.6 से 0.20 भी हो सकता है, केवल फलाहारी और स्तनधारी और पक्षियों के लिए। और अगर z का मान ये होगा तो इसका लघु गुणांक जो पैमाना होगा तिरछी, खड़ी और रेखा प्राप्त होगी। जाति संख्या बढ़ने पर बायोडाइवर्सिटी बढ़ती है। बायोडाइवर्सिटी जितनी अधिक होगी पारितंत्र क्या होगा, उतना स्थायी होगा। यानी बायोडाइवर्सिटी जितनी अधिक होगी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। अब ये स्थायित्व क्या है, जहाँ उत्पादकता अधिक होगी वहाँ पारितंत्र अधिक स्थायी होगा। मानव गतिविधियों या सूखा, बाढ़, आग लगने पर पारितंत्र को ज़्यादा प्रभाव ना पड़े तो ऐसा पारितंत्र क्या होगा, ज़्यादा स्थायी होगा। और एलियन स्पीसीज आने पर पारितंत्र को कोई हानि या फिर प्रभाव ना हो तो ऐसा पारितंत्र भी क्या होगा, स्थित होगा। खेत एक अस्थायी पारितंत्र होता है, यानी ये स्थायी पारितंत्र नहीं होता। स्थायी पारितंत्र को समझने के लिए स्थायित्व को दो वैज्ञानिकों ने स्पष्ट किया। पहले वैज्ञानिक थे डेविड टिलमैन, इन्होंने एक्सपेरिमेंट करा था भारी भूखंड पर प्रयोग। और दूसरे वैज्ञानिक थे पॉल हेयरलिच, जिन्होंने रिवेट पोपर परिकल्पना दी थी। सबसे पहले बात करेंगे हम भारी भूखंड पर प्रयोग। ये इन्होंने बताया कि ज़्यादा स्पीसीज़ वाली जगहों पर उत्पादकता में विभिन्नता क्या होती है, कम होती है, नगण्य होती है, जबकि कम स्पीसीज़ वाली क्षेत्रों में विभिन्नता अधिक देखने को मिलती है। मतलब जहाँ जाति विभिन्नता ज़्यादा होगी वहाँ उत्पादकता में विभिन्नता क्या होगी, कम होगी, और जहाँ जातीय विभिन्नता कम होगी वहाँ उत्पादकता में वृद्धि ज़्यादा होगी। और इन्होंने पारितंत्र की तुलना किससे की थी, उत्पादकता से की थी। दूसरा है रिवेट पोपर परिकल्पना, ये किसने दी थी, पॉल हेयरलिच ने दी थी। इनके अनुसार यात्रीगण वायुयान से बोल्ट लेकर आ रहे हैं, यानी अगर कोई यात्रीगण है जो वायुयान से क्या कर रहे हैं, बोल्ट लेकर आ रहे हैं, तो वायुयान धीरे धीरे क्या हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। और इन्होंने पारितंत्र की तुलना किससे की, एरोप्लेन से की। जैसे वोल्ट निकाल रहे हैं तो जातियाँ लुप्त हो रही हैं, और एरोप्लेन का जो स्थायित्व है वो क्या होता जा रहा है, कमज़ोर होता जा रहा है। ऐसे ही पारितंत्र का जो स्थायित्व है वो कमज़ोर होता जाता है। जैव विभिन्नता की हानि, पृथ्वी पर नई जातियाँ जुड़ी हैं तो पृथ्वी पर लुप्त भी हुई होंगी जातियाँ। उष्णकटिबंधीय महाद्वीप 2000 पक्षियों की जातियाँ लुप्त हुई हैं, और पिछले 500 वर्ष में देखें तो 784 जातियाँ क्या हो चुकी हैं, लुप्त हो चुकी हैं, जिसमें से 359 तो अकशेरुकी की जातियाँ हैं और 338 कशेरुकी की जातियाँ हैं, और 87 किसकी है, पौधों की जातियाँ लुप्त हो चुकी है। पिछले 20 वर्षों में देखें तो 27 जातियाँ क्या हो चुकी हैं, पूरी लुप्त हो चुकी हैं। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल एंड नेचुरल रिसोर्सेज, इसकी स्थापना कब हुई थी, 2004 में हुई थी। और रेड डेटा लिस्ट, इसमें रेड डेटा लिस्ट में क्या होता है, लुप्त हुई जातियाँ और संकटापन जो संकटग्रस्त जातियाँ हैं उनको रखा जाता है। 27 जातियों के कुछ एग्जाम्पल, जो कि 27 जातियाँ लुप्त हुई है 20 वर्षों में, उसके एग्जाम्पल: मॉरियस का डोडो पक्षी, अफ्रीका की क्वेगा जो कि ज़ेब्रा की तरह दिखती है, ऑस्ट्रेलिया की थाईलेसिन जो कि कुत्ते की तरह दिखती है, रशिया की समुद्री स्टेलर गाय जो कि गाय की तरह दिखती है। ये सारी जातियाँ क्या हो चुकी हैं, लुप्त हो चुकी हैं। इनके अलावा बाघ की उपजातियाँ भी लुप्त हुई हैं। बाघ की उपजातियाँ हैं बाली, जावन और कैप्सियन। 15,500 जातियों को लुप्त होने का क्या है, खतरा है, जिसमें से 32% तो उभयचर की जाती है, 31% एंजियोस्पर्म की जाती है, और 23% मैमेलिया की जाती है, और 12% पक्षियों की जातियाँ हैं। इनको क्या है, लुप्त होने का खतरा है। मनुष्य ही जातियों के लुप्त होने का कारण है। पृथ्वी की जो उत्पत्ति है वो 3 करोड़ साल पहले हुई थी, और पृथ्वी पर विलोपन चलते हैं। विलोपन का मतलब पृथ्वी का उल्ट सुलट हो जाना। अब तक पृथ्वी पर 5 विलोपन हो चुके हैं, लेकिन इन विलोपन में क्या था, मनुष्य की अनुपस्थिति, यानी
इन विलोपन में मनुष्य नहीं थे और बहुत सारी जातियाँ क्या हुई है इस विलोपन के दौरान लुप्त हुई हैं। अब जो चल रहा है वो चल रहा है छठा विलोपन, जिसमें क्या है मनुष्य उपस्थित है। 100 साल के अंदर 50% बायोडाइवर्सिटी क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। जैव विभिन्नता की हानि से निम्न प्रभाव पड़ सकता है। उत्पादकता घटती है, पर्यावरणीय समस्या, सूखा, पारितंत्र कमज़ोर होना, पादप उत्पादकता, जल उपयोग, पीड़क तथा रोग चक्र की परिवर्तनशीलता बढ़ती है। जैव विभिन्नता की क्षति के कारण, अब जैव विभिन्नता की जो क्षति हो रही है उसके कारण क्या क्या है, उसका उपशीर्षक है द इविल जैव विभिन्नता की क्षति के कारण, इसका उपशीर्षक है द इविल क्वाड्रेट। द इविल क्वाड्रेट के अनुसार जैव विभिन्नता की क्षति के मुख्य कारण है आवासीय क्षति एवं विखंडन। मानव द्वारा लगातार कटाई से आवासीय क्षति हो रही है। जैसे उदाहरण के लिए वर्षा वाले वन पहले कितने थे, 14% थे, लेकिन अब शेष कितने रह गए हैं, 6% रह गए हैं। विशाल अमेज़न वन, जिसे पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं, इसमें करोड़ों जातियां क्या करती हैं, निवास करती है। वर्षा वाले वन को काटने के कारण सोयाबीन की खेती करना, जानवरों के चारागाह के लिए विखंडन, मनुष्य द्वारा लगातार बीच बीच में से अर्थात छोटे छोटे खंडों में से वृक्षों की कटाई करने से पक्षियों व स्तनधारियों को लगातार खतरा हो रहा है, जिससे समष्टि में कमी आ रही है, यानी विखंडन। छोटे छोटे खंडों से क्या कर रहे हैं, वृक्षों की कटाई कर रहे हैं, जिसको किस किस की जातियों की संख्या को समस्या आ रही है, पक्षियों की और स्तनधारियों की जातियों को लगातार क्या आ रहा है, खतरा आ रहा है। अतिदोहन, दूसरा कारण है अतिदोहन। जब ज़रूरत लालच बन जाए तो अतिदोहन कहलाता है। पिछले 500 वर्षों में अतिदोहन के कारण स्टेलर गाय और पैसेंजर कबूतर विलुप्त हो गए हैं। तीसरा कारण है विदेशी जातियों का आक्रमण। विदेशी जातियों को अन्य स्थान पर ले जाने पर उसका वहाँ क्या नहीं होता, प्राकृतिक भक्षण करता नहीं होता, तथा वहाँ वह क्या करती है, अपनी जातियों को बढ़ा लेती हैं। अन्य जातियों के लिए जो क्या होता है, नुकसानदायक होता है। उदाहरण के लिए आइकॉर्निया, पार्थेनियम, जिसे गाजर घास कहते हैं, आदि की जातियों का क्या हो रहा है, आक्रमण हो रहा है। सहविलुप्तता, चौथा कारण है सहविलुप्तता। एक जाति के नष्ट होने पर दूसरी जाति भी क्या हो जाती है, नष्ट होने लग जाती है। इसके दो प्रकार होते हैं, सहजीवी, सहविलुप्तता। परपोषी की मृत्यु होने पर परजीवी का भविष्य भी क्या होता है, यही होता है, यानी परजीवी की मृत्यु होगी तो परपोषी की भी क्या होगी, मृत्यु होगी। सहजीवी, सहविलुप्तता, इसका एग्जाम्पल है सहपकारिता। इसमें क्या होता है कि दो जीव होते हैं जो कि एक दूसरे के बिना अपना क्या करती है, जीवन संभव करती हैं। जैव विभिन्नता का संरक्षण, जैव विभिन्नता को हमें बचाना क्यों आवश्यक है। जैव विभिन्नता से स्पष्ट तथा अस्पष्ट रूप से क्या होते हैं, कुछ महत्वपूर्ण समान मिलते हैं। इन समानों को 3 भागों में बांटा गया है, संकुचन, संकीर्णत, उपयोग। जैव विभिन्नता से हमें आर्थिक लाभ होते हैं, जैसे खाद्य, अनाज, दाल, फल, ईंधन, रेशे, इमारती सामान, उद्योग, उत्पाद। जैव विभिन्नता से हमें 25% से अधिक क्या मिलती है, औषधियाँ प्राप्त होती हैं। 25,000 से अधिक पादप की जातियों से औषधियाँ क्या होती है, हमें प्राप्त होती है, तथा उष्णकटिबंधीय वाले वनों में कई पादपों। चौथा कारण है जैव संभावना। इससे समृद्ध राष्ट्रीय जिसका और जैव विभिन्नता का क्या उठा पाए, लाभ उठा पाए, जैसे आणविक, आनुवांशिक, जातीय स्तर। और संकुचन, संकीर्णन से क्या होता है, हमें सीधे लाभ होता है। व्यापक रूप से स्वार्थ उपयोगी, मनोरंजक, सौंदर्यात्मक लाभ, जैसे वनों में घूमते समय, वसंत ऋतु में खिलते हुए पुष्प को निहारते हुए, सुबह सुबह बुलबुलों की गीतों का आनंद लेते हुए। ये परागण में भी सहायक होते हैं। अमेज़न वन से हमें 20% ऑक्सीजन मिलती है। नैतिक उपयोगी, पारितंत्र से जो हमें उपयोगी सामान मिलते हैं उसे बचाना हमें क्या है, आवश्यक है, और ये हमारा क्या है, नैतिक कर्तव्य है। जैव विभिन्नता को हम कैसे बचाएंगे। मानव द्वारा लगातार जैव विभिन्नता की क्षति हो रही है तथा इससे बचाना हमारा क्या है, कर्तव्य है। हम इसे 2 प्रकार से बचा सकते हैं, बाह्य स्थानीय संरक्षण, अरे भगवान, बाह्य स्थानीय संरक्षण,
बाह्य स्थानीय संरक्षण, किसी जीव को अपने प्राकृतिक आवास से ले जाकर उसे किसी दूसरे स्थान पर सुरक्षित रखना बाह्य स्थानीय संरक्षण कहलाता है। जिन प्रजातियों को ज़्यादा संकट होता है उन्हें बाह्य स्थानीय संरक्षण करते हैं। इन जातियों को जल्दी संरक्षण करने की आवश्यकता होती है। इसके बाह्य स्थानीय संरक्षण के उदाहरण हैं जंतु उद्यान, वनस्पति उद्यान, इक्वाटोरियम, क्रायो प्रिजर्वेशन, बीज बैंक और वन्यजीव सफारी पार्क। क्रायो प्रिजर्वेशन में हम क्या करते हैं, मानव युग्मक जो होते हैं, शुक्राणु जो होते हैं, उन्हें 196 पर क्या करते हैं, संरक्षित रखते हैं। इस विधि को क्या कहते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। स्वस्थानीय संरक्षण, जीव को उसके प्राकृतिक आवास में ही संरक्षित किया जाता है। इन प्रजातियों को कम खतरा होता है। इसमें जीवों को तुरंत संरक्षण की आवश्यकता नहीं होती। स्वस्थानीय संरक्षण निम्न प्रकार से होता है, जैसे हॉटस्पॉट, सुरक्षित क्षेत्र, पवित्र वन। भारत में अब हम बात करेंगे भारत के हॉटस्पॉट के बारे में। वह स्थान या फिर वह क्षेत्र जहां जैव विभिन्नता अधिक है, वह मानव गतिविधियों से लगातार वहां की बायोडाइवर्सिटी में कमी आ रही है और उस क्षेत्र को हॉटस्पॉट का नाम दिया जाता है। अधिकतर हॉटस्पॉट 23.5 नॉर्थ से 23.5 साउथ में स्थित होती है। यहाँ पर क्यों स्थित होती है हॉटस्पॉट सबसे ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, उत्पादकता ज़्यादा होगी और सूर्य का प्रकाश आता है तो बायोडाइवर्सिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, इसीलिए यहाँ पर ज़्यादा हॉटस्पॉट पाए जाते हैं। पृथ्वी के कुल जो हॉटस्पॉट है वो 2% क्षेत्र में है। इन 2% हॉटस्पॉट को संरक्षित करने के लिए बायोडाइवर्सिटी को 30 गुना क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। अर्थात 30% जैव विभिन्नता विलोपन की दर को क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। विश्व में जो कुल हॉटस्पॉट है वो पहले 25 थे, लेकिन अब कितने हो गए, 34 हो गए। और भारत में कुल कितने हैं, 3 हैं, जो कि हिमालय, इंडोवर्मा और पश्चिमी घाट पर उपस्थित है। सुरक्षित क्षेत्र, यह कानूनी जगह होती है। इनका रखरखाव कानून के संरक्षण में होता है। कानूनी जगह, जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र कुल कितने हैं, 14 है, जिसमें से राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, 90 है। अभ्यारण्य कितने हैं, 448 है राष्ट्रीय उद्यान। अब हम बात करेंगे जो भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं उसकी बात करेंगे। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में स्थित है और इसमें एक सींग वाला गैंडा को क्या रखा जाता है, संरक्षित रखा गया है। गिर राष्ट्रीय उद्यान, यह गुजरात में स्थित है और इसमें एशियाटिक लायन को रखा गया है। सुंदरवन जो कि पश्चिमी बंगाल में उपस्थित है, इसमें किसको संरक्षित रखा गया है, बाघ को संरक्षित रखा गया है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ये नैनीताल में उपस्थित है, इसमें टाइगर को संरक्षित रखा गया है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो कि एमपी में उपस्थित है, इसमें बाघ, पैंथर, चिंकारा, 4 सींग वाला हिरण को संरक्षित रखा गया है। नंदा देवी जो कि चंबोली में स्थित है, इसमें सफ़ेद बाघ को संरक्षित रखा गया है। भारत का जो सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है वो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अभ्यारण्य, रणथंभौर अभ्यारण्य जो कि सवाई माधोपुर में स्थित है, इसमें किसको संरक्षित रखा गया है, बाघ को संरक्षित रखा गया है। भारत का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है, रणथंभौर अभ्यारण्य है। केवलादेव धना पक्षी अभ्यारण्य जो कि भरतपुर में स्थित है, इसमें लंबी चोंच वाले बगुले को क्या रखा गया है, संरक्षित रखा गया है। अब हम बात करेंगे पवित्र वन की। वहाँ की स्थानीय प्रजाति क्या करती है, उपवनों का देखभाल करती है, जैसे अरावली पर्वतमाला जो कि राजस्थान में उपस्थित है। घेरा, खांसी, जैतिता मेघालय में स्थित है। पश्चिमी घाट जो कि राष्ट्रीय व कर्नाटक में उपस्थित। BCS बस्तर, चंदा, सबूजा जो कि MP में स्थित है। जैव विभिन्नता को संरक्षित रखने के लिए पृथ्वी सम्मेलन रखा गया था। यह अफ्रीका में रखा गया था 1992 में। संसार सम्मेलन साउथ अमेरिका में रखा गया था 2002 में। इसमें संसार सम्मेलन में 190 देशों ने क्या करा था, भाग लिया था। इन देशों ने 110 तक की जो जैव विभिन्नता है वो जारी क्षति और वैश्विक तथा स्थानीय दर से क्या हो, कमी लाएंगे। यानी जैव विभिन्नता की जो क्षति होती है उसमें क्या निर्णय लिया था इन्होंने, कमी लाने का निर्णय लिया था।
फॉरेस्ट एक्ट जो कि 1927 में चलाया गया था। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में चलाया गया था। और इसे संशोधन कब किया गया था? 1991 में संशोधन किया गया था। आशा करती हूँ कि आप सभी को ये वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू।